नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सितारगंज से है। जनपद ऊधम सिंह नगर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार के फार्म हाउस पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। अपने संबोधन में विजय बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सौरभ यहाँ कार्य कर रहे हैं और साथ ही किसका लाभ क्षेत्र विकास को मिल रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वरी प्रसाद गंगवार और सुरेश गंगवार और हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने पहुंचे हैं और हमारा उद्देश्य 2027 में विधानसभा चुनाव नहीं है। हमारा उद्देश्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है। जब सब एक होंगे तो पार्टी मजबूत होगी। वहीं इस मौके पर डॉक्टर सुरेश गंगवार ने वहां पर धोखेबाजों पर वार करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सपेरों की बस्ती है, हमने सारे सांपों को पकड़वा दिया है। और उन्होंने कहा हम विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए तैयार हैं। का विकास चाहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की तरक्की के लिए और क्षेत्र में हमारा आपसी जो पारिवारिक भाईचारा उसके बनाए रहने के लिए गंगवार परिवार को गिरमी भी पड़ना पड़ेगा तो पड़ जाएगा। हमारे गांव में ना सपेरों की बस्ती है। आस्तीन के सांप हमने पकड़वा दिए हैं पहले ही। अब नहीं पता कौन आस्तीन का सांप है। हमारे यहाँ बस्ती में सब सपेरे रहते हैं। वो सब जितने आस्तीन वाले थे सब पकड़ के उन्होंने बंद कर दिया। मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं सौरभ भाई, इनको मजबूत करेंगे। चुनाव की दृष्टि से न भारतीय जनता पार्टी सोचती है न भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं। हमारा काम है जनता की सेवा करना, इलाके का विकास करना। और इस क्षेत्र से मैं ऋणी हूँ कि जब मुख्यमंत्री बन के यहाँ आया ला तो उन्होंने 38,000 वोटों से जीता करके एक रिकॉर्ड बनाया। आज सौरभ है, यहाँ काम कर रहे हैं। मैं अपनी यहाँ रुचि रखता हूँ। जितनी यहाँ की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए सक्षम है। आने वाले समय में आप देखेंगे गति और बढ़ेगी। और अभी हम 2027 के दृष्टिकोण से नहीं, अभी तो जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान करना है। जब वरिष्ठ के लोगों का सम्मान होगा तभी क्षेत्र में जो है पार्टी मजबूत होती है। ईश्वरी गंगवार जी हैं, सुरेश हैं और साथी लोग हैं। सबका हम लोग को एक तय किया है, पार्टी को यहाँ कैसे मजबूत करें, ऊधम सिंह नगर में कैसे मजबूत करें। और मेरी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो। जो हमने वादे किए थे चुनाव में वो सब वादे पूरे होंगे। जो मोदी जी वादा करते हैं वो पूरे होंगे। जनता साथ। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से शिशु हाथी की मौत हो गई। आपको बता दें, हरिद्वार से देहरादून जा रही हावड़ा एक्सप्रेसवे की चपेट में आए शिशु हाथी घटना सुबह 6 बजे की है, जहां मोतीचूर रायवाला स्टेशन के बीच राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज के अंतर्गत हुई घटना। आपको बता दें, सूचना मिलने के बाद वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इस घटना के बाद हरिद्वार देहरादून रेल खंड पर ट्रेन यातायात बाधित हो गया है। देहरादून से दिल्ली आनंद विहार जा रही वंदे भारत ट्रेन और साथ ही उपासना एक्सप्रेस को रायवाला स्टेशन पर रोका गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के लोको पायलट को हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही हाथियों का झुंड ट्रैक पार कर रहा था, तभी ट्रेन आ गई हाथी पर। साथ ही आपको बता दें कि हाथी पार निकल गए, मगर उनके साथ मौजूद शिशु हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी मौत हो चुकी है। खबर ऋषिकेश से है, जहां कंज्यूमर कोर्ट ने लापरवाही करने वाले डॉक्टर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना। आपको बता दें, देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऋषिकेश निवासी शकुंतला देवी के इलाज में लापरवाही की है। 10 वर्ष के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने दिया निर्णय। आपको बता दें, इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले में देहरादून मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एक डॉक्टर को कंज्यूमर कोर्ट ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला वर्ष 2014 का है। मृतक के बेटे संदीप गुप्ता के मुताबिक हरिधाम कॉलोनी ऋषिकेश निवासी शकुंतला देवी की 14 अप्रैल 2014 को देहरादून के मैक्स अस्पताल में सर्जरी के लिए एडमिट कराया गया था उन्हें, जहां टेस्ट के लिए डॉक्टर द्वारा इंजेक्ट किया गया था। इसी दौरान पेशेंट शकुंतला देवी को हार्ट अटैक आ गया, जिससे वो कोमा में चली गई और लगभग 1 माह में उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, डॉक्टर की लापरवाही से मृतक के परिजन काफी आहत हुए थे, जिसके बाद मृतक के पुत्र संदीप गुप्ता ने कोर्ट का सहारा लिया था और 10 वर्ष के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान मरीज के साथ की गई लापरवाही पर दोषी मानते हुए 10 लाख का जुर्माना लगाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है।
वहीं आपको बता दें, संदीप गुप्ता का कहना है कि वैसे तो डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन कई डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीजों की जान चली जाती है। डॉक्टर की ऊंची पहुंच होने के कारण, लापरवाही होने के कारण भी उनके खिलाफ पीड़ित आवाज नहीं उठा पाते हैं। अगर कोई चिकित्सक लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी होना चाहिए, ताकि वह चिकित्सक आगे कोई लापरवाही ना कर पाए। मैंने 14 अप्रैल में अपनी माताजी की सर्जरी के लिए मैं मैक्स हॉस्पिटल लेके गया था, जिसमें कि उनके डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही हुई। डॉक्टर अमित राणा के द्वारा इंजेक्ट करते हुए टेस्ट के दौरान मेरी माताजी का हार्ट अटैक आ गया उनको, जिससे कि वो कोमा में चली गई और 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, जिससे कि मेरे को बड़ा दुख हुआ और पुलिस वगैरह ने हमारा सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी। तो मैं फिर कंज्यूमर कोर्ट में अपील करी, तो वहाँ आज 20/11/2025 को जिसका जजमेंट हमारे पक्ष में आया है और जज महोदय ने ये देखते हुए कि उनको दोषी पाया गया है, डॉक्टर अमित राणा पे जुर्माना लगाया है और मैक्स हॉस्पिटल पर उन्होंने 10 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट देने के साथ। तो मेरी अपील यही है कि भाई हम लोग जाते हैं भगवान समझ के डॉक्टरों को कि भाई वो भगवान है हमारे, और उनसे मेरा यही अनुरोध है कि कृपया जो है किसी से भी आगे लापरवाही ना करें। जी पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी माताजी स्वर्गीय श्री शकुंतला देवी जी 14 अप्रैल को हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में उनकी न्यूरोलजिया था, उनको उसकी सर्जरी के लिए उनको लेके गए थे, जिसमें कि डॉक्टर AK सिंह द्वारा सजेस्ट किया गया कि सर्जरी से पहले उसके लिए कार्डियक क्लियरेंस के लिए डॉक्टर प्रीति शर्मा को आप ये टेस्ट करवा लीजिए। और डॉक्टर प्रीति शर्मा ने अमित राणा जी को ये DSC टेस्ट के लिए बोला, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि ऐसा भी उसमें हो सकता है कि कुछ जान भी जा सकती है। ना ही उन्होंने हमसे कोई कंसेंट फॉर्म साइन कराया गया था। तो उन्होंने ड्यूरिंग द टेस्ट DSC टेस्ट जो होता है उसमें इंजेक्ट करते ही उनको जो है कार्डियक अरेस्ट आ गया, और कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वहाँ पे वो भी जो है बिल्कुल खाली था। और वो एक जैसा कि मतलब हॉस्पिटल एक काफ़ी स्पेशलिस्ट आता है कार्डियक केयर के लिए, लेकिन उनके यहाँ जो रूम जिसमें उन्होंने टेस्ट किया वो काफ़ी नैरो था, और उनको ले जाने के लिए ऊपर ICU तक ले जाने के लिए ½ एन आवर उन्होंने जो है उसको टाइम लगा दिया, जिससे कि मेरी माताजी का ब्रेन डेड हो गया। और ब्रेन डेड होने के बाद उनको ICU में ले जाया गया, ICU में जहाँ वो उनकी हार्ट बीट वापस आ गई थी, पर वो कोमा में चली गई थी काफ़ी दिन तक। जिस सर्जरी के लिए उन्होंने 1,65,000 रुपये बताए थे हमसे, उसी सर्जरी के उन्होंने मेरे से 5,65,000 रुपये लिए, और रखते हुए उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। हमारी लड़ाई ये थी कि उनकी गलती थी, गलती उन्होंने नहीं मानी। हमने पुलिस केस भी करा, जिससे कि कोई हमें, और CMO को भी हमने बताया था। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर सब वेल क्वालिफाइड है, इनके खिलाफ जल्दी से हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी लड़ाई ये थी कि हम किसी डॉक्टर को नहीं चाहते थे कि बदनाम करना, लेकिन हम ये चाहते थे कि अपनी गलती माने, क्योंकि भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, हम भी उन्हें भगवान मानते हैं, इसीलिए हम लोग उनके पास गए थे। तो उन्होंने अपनी गलती ना मानते हुए हमें ही मतलब पनिश किया कि नहीं ऐसा हो गया है, ये सब। उन्होंने हमसे कंसर्न भी नहीं ली कि इस टेस्ट के दौरान कि ऐसा हो सकता है। हमारी लड़ाई ये करते हुए हमने फिर 22/7/2014 में हमने कंज्यूमर कोर्ट में ये वाद दायर किया था, जिसके में हमने डॉक्टर मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर प्रीति शर्मा, डॉक्टर पुनीत सदाना एंड डॉक्टर अमित राणा को पार्टी बनाया था, जिसको देखते हुए हमारा कंज्यूमर कोर्ट में आज 20/11/2025 को एक ये फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने इनको दोषी माना। दोषी मानते हुए इन पे जो है जुर्माना लगाया गया है मैक्स सुपर हॉस्पिटल एंड अमित राणा। उन्होंने जो है इसमें 10 लाख रुपए प्लस हमारा जो है इसका पूरा इंटरेस्ट के साथ उन्होंने देने के लिए, हमारे को पैसे से ज्यादा मतलब हमें मेन बात है कि हमें इसमें जीत मिली, जिस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कोर्ट ने दोषी माना है कि भाई डॉक्टर के द्वारा लापरवाही हुई, और उन्होंने जब कोर्ट ने एविडेंस मांगा कि भाई परिवार की कंसेंट दीजिए आप, तो वो कंसेंट नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे से उन्होंने कंसेंट नहीं ली थी, ना ही हमें बताया था कि इस दौरान ये सब हो सकता है। अदरवाइज क्या पता शायद हमने नहीं कराया होता, अगर वो हमें बताते कि भाई इसमें जान जाने का रिस्क है, क्या पता हम ना कराते। तो हमारी लड़ाई, मेरा संदेश यही है कि भाई डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा सा लापरवाही ना बरतें प्लीज।
इसमें आपके माता जी तो सारे डिसीजन आपके फेवर में है, तो इसका मोटिव क्या है पीसी का जो आज आपने रखा? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस एक्चुअली क्या है, बड़ा हॉस्पिटल था, उन्होंने अपनी गलती ना मानते हुए, पुलिस ने भी, किसी ने नहीं, मैं उस समय बड़ा प्रॉब्लम फेस करी हमने, तो हमारे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर मेरी माताजी की डेथ हो गई तो उन्होंने, किसी ने भी हमें ये नहीं कहा भाई हाँ ये ऐसे हुआ है, तो सबने हमें ही बोला कि नहीं हो गया तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन हमने 1 महीने तक, हमारे परिवार ने पूरा मेंटली हम लोग बड़ा परेशान रहे, सब हैरस अपना जो है, हमने हॉस्पिटल में सब पूरा परिवार से, फादर ने भी, सबको, हमें ऐसा अचानक हो गया। हम गए थे सर्जरी के लिए कि अच्छा होना है, लेकिन उससे पहले ही हमारी जो है मदर की कार्डियक अरेस्ट हुआ, और उसके बाद जो कोमा में चली गई, उनको लेकर के हम 1 महीने तक बड़ा परेशान रहे। अब आपकी क्या डिजायर है? डिजायर हमारी कुछ नहीं है, हमें बस ये था कि सिर्फ इसमें जो है सच्चाई की जीत हुई। हमने अपनी न्यायपालिका पे भरोसा रखा, तो उसमें हमें न्याय मिला कि हमें सिर्फ यही है कि भाई उन्होंने, कोर्ट ने उनको दोषी। हिंदी प्रचारिणी समिति द्वारा अखिल भारतीय सर्वभाषा साहित्यकार सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें, बिहार प्रदेश के राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। कल्याणपुर के गंगपुर गांव स्थित हिंदी भवन में हिंदी प्रचारिणी समिति कानपुर उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय सर्वभाषा साहित्यकार सम्मेलन एवं अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सम्मानित हुए और राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखने पर जोर दिया एवं गीतों के उपदेशों को भी बतलाते हुए साथ ही साहित्यिक और साथ ही ज्ञान का अर्थ भी साझा किया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार, हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी और कल्याणपुर ब्लॉक प्रमुख अनुराधा अवस्थी सहित अनेकों लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल भी बनाया है। नहीं चल पाएगा, नहीं वो कहते नहीं चल पाएगा, तो तमाम वो लोग भी हैं जो उनको बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, उनकी सेवाओं का सम्मान करते हैं। 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं, हर जगह होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद। समेत कानपुर उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में यहाँ पे हिंदी के विद्वानों, कवियों, हास्य कलाकारों, उद्योगपतियों को अलंकृत किया गया, उनका सम्मान किया गया। और सभी को एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो कानपुर के नागरिक यहाँ मौजूद थे, हमारे बिहार प्रदेश के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राकेश सचान जी, विधायक नीलिमा कटियार जी, ब्लॉक प्रमुख राधा जी, हमारे बीच में धूमनारायण तिवारी जी, पदम तिवारी जी, मन्नू तिवारी जी, संस्था के महामंत्री राजीव रंजन पांडे जी, हमारी नवाब गंगे की मंजू शुक्ला जी, तमाम रमा दुबे जी, सभी हमारे प्रांशु सिंह जी, अन्नू पंडित जी, सब यहाँ पे, लकी सूरज, सब लोगों ने जिस ढंग से इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया और व्यवस्था को व्यवस्थित किया, वो काबिले तारीफ थी। आरिफ साहब ने, क्योंकि वो हिंदी के बहुत विख्यात ज्ञाता है, उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी पे हमें ज्यादा ताकत लगानी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा करना चाहिए, उसका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। लेकिन सभी भाषाओं का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अगर सभी भाषाओं का ज्ञान होता है तो हमें दुख तकलीफ कम मिलती है और अपना जीवन हम निरोगी बनाकर पूरा जीवन स्वस्थता से व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, गंगा के तट पर और सृष्टि की जो केंद्र है, ब्रह्म खूटी है, उसके पास, इतने पास, जो देश की एकात्मता का एक स्वरूप है, उत्तर प्रदेश की धरती के हैं और केरल के माननीय राज्यपाल के रूप में जिन्होंने काम करने का काम किया है, ऐसे विचारक, चिंतक और राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे आरिफ मोहम्मद खान जी का मुख्य आतिथ्य हिंदी प्रचारिणी समिति के इस कार्यक्रम में हुआ है। मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ सम्मानीय नरेश चंद्र त्रिपाठी जी का, हमारे सम्मानीय राजीव रंजन पांडे जी का और दिनेश वाजपेयी जी का और सभी सम्मानित सदस्यों का, जिन्होंने साहित्य की सेवा के लिए, और उन्होंने एक कार्यक्रम अभी इसकी योजना बनाई है कि जो दक्षिण की भाषाएं हैं वो उत्तर के युवा सीखें। तो मैं समझती हूँ कि भाषाओं की समृद्धि जो इस देश के अंदर है, उसका विस्तार कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखें, इस दिशा में भी ये इतनी पुरानी समिति अपना काम कर रही है। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ, जो कानपुर शहर के बहुत प्रमुख लोग हैं, जिन्होंने साहित्य के अंदर, समाज सेवा के अंदर बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है, ऐसे लोगों को अलंकृत करने का भी कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है।
कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जनपद का दौरा। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के मंत्री अनिल कुमार का हुआ दौरा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात और साथ ही बैठक ली। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए खासकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उसका विरोध कर रही है, इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वोट फर्जी उसी ने बनवा रखे हैं। कैबिनेट मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कही ये बातें। कोशिश कर रही है जी। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उनका ये कहना है कि हम लोग वोट काट रहे हैं। वही वोट जो है, अगर मेरी भी अनिल कुमार की भी 2 वोट है तो 1 वोट कटेगी, मेरी भी 1 वोट होनी चाहिए। संवैधानिक अधिकार ये है, यही है, व्यवस्था भी यही है कि एक व्यक्ति को एक ही मत का अधिकार होना चाहिए। तो अगर मेरी 2 वोट तक कटेगी, तो अगर उनके लोगों की भाई फर्जी वोट है तो वो कटेगी। इन बातों से तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार जो है समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है SIR का, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा फर्जी वोट समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनवा रखी है, इसलिए उनको डर सता रहा है। थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा अलवी नगर स्थित कीकोड़ों की चेकिंग की जा रही थी। आपको बता दें, तभी एक स्कूटी पर एक व्यक्ति सवार होकर अलवी नगर स्थित कच्चे रास्ते की तरफ से आते हुए दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो उसके द्वारा स्कूटी न रोक पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए स्कूटी मोड़कर भगाने लगा। आपको बता दें, पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी कार्रवाई में स्कूटी चला रहे व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 1 दिसंबर 2025 की रात्रि लगभग 12:15 बजे थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा अलवी नगर स्थित कीकड़ के जंगलों में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अलवी नगर से आने वाले कच्चे रास्ते पर एक संदिग्ध स्कूटी सवार को देखा गया, जिसे चेकिंग करने के लिए रोका गया। स्कूटी सवार द्वारा वापस अपनी स्कूटी घुमाकर भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली जो संदिग्ध व्यक्ति उसके पैर में लगी है। पूछताछ में इसने अपना नाम आमिर, जो कि अंसार विहार थाना अंकुर विहार का रहने वाला है, बताया तथा विस्तृत पूछताछ में यह संज्ञान में आया है कि विगत दिनों एक स्कूटी चोरी का मुकदमा थाना अंकुर विहार में पंजीकृत था और जो स्कूटी बरामद हुई मौके से ये उसी मुकदमे से संबंधित है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त के विरुद्ध मुजफ्फरनगर व गाजियाबाद में कुल 9 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि वाहन चोरी व NDPS एक्ट के हैं। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। इसके कब्जे से असलहा कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उपचार के लिए अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल घटित। आपको बता दें, घटिया निर्माण का वीडियो आया सामने। बारिश में खस्ता हाल हुई हालत सड़क की। अब पैच वर्क कार्य के लाखों के बजट में बड़ा भ्रष्टाचार। पैच वर्क का डमरीकरण हाथों से उखड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खोली है और साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान घटिया निर्माण पर टोका भी गया था, मगर ठेकेदार नहीं माना। और साथ ही XCNE हरदयाल अहिरवार ने दिए जांच के आदेश। उन्नाव लालगंज मार्ग से बेथर व मवैया माफी को जोड़ने वाली सड़क का मामला बताया जा रहा। मवैया माफी गांव है और बेथर गांव है, वहां पे जो मिट्टी के ऊपर जो है पैचिंग की जा रही थी, किस तरीके की आपके द्वारा कार्रवाई की जाए? वीडियो भी वायरल सामने आया है। वो संज्ञान में लाया है, गया है और हमने देखा भी है। उसमें मिट्टी के ऊपर वो पैचिंग का कार्य किया जा रहा था। उसके लिए जेई को, संबंधित जेई को निर्देशित किया गया कि सफाई कराएं और सफाई करने के बाद ही पैचिंग का कार्य करें। अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उस काम को रिजेक्ट करें और उस ठेकेदार के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले सफाई कायदे से हो और उसको निर्देशित कर दिया गया है कि भविष्य में अगर कोई गलती होती है तो उसको नोटिस में ला करके और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की जाए।
खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र जिले में अवैध खनन और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि डीजीएमएस अधिकारी मानकों के विपरीत हो रहे खनन पर कार्रवाई करने के बजाय अनदेखी करते हैं, जिसके कारण खदानों में लगातार हादसे हो रहे हैं। हाल ही में बिल्ली मारकुंडी स्थित कृष्णा माइनिंग में हुए दुखद हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसने पूरे जिले और उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया था। और साथ ही प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत निर्भय चौधरी ने भी श्री मंगला प्रसाद एसओ श्रीलाल जी व अन्य बिल्ली मारकुंडी समेत 4 से 5 खदानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। निर्भय चौधरी ने बताया कि डीजीएमसी के नियमों के अनुसार केवल माइनिंग मेन और साथ ही माइनिंग मैनेजर व ब्लास्टर को ही ब्लास्टिंग का सामान देने की अनुमति है, जबकि जब भी डीजीएमएस की टीम जांच के लिए आती है तो इन्हीं लोगों के कागजात की जांच की जाती है। हालांकि शिकायतकर्ता निर्भय चौधरी ने डीजीएमएस से सवाल किया है कि जिन खदानों में 22/23(3) का प्रतिबंध लगा हुआ है वे आखिर कैसे संचालित हो रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे खदानों में कार्य तुरंत रोक दिया जाना चाहिए और विस्फोटक सप्लायरों की भी जांच कर मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 60% खदान खतरे की श्रेणी में है। बिल्ली मारकुंडी और डाला खनन क्षेत्र में खदान संचालक बेंच बनाने के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे खदान में मौत के कुएं बन गई हैं। और उनका कहना है कि जिन छोटी खदानों में बेंच बनाना संभव नहीं है उन्हें पट्टा ही नहीं दिया जाना चाहिए। डीजीएमएस की जांच पर अविश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ने आरोप लगाया है कि अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं, इसके बावजूद वहां पर श्री स्टोन नामक खदान में 22/3 का प्रतिबंध लगने के बाद भी संचालित हो रही है। और साथ ही प्रतिबंध के 10 दिन बाद उसी खदान में एक मजदूर की मौत हो गई है गिरने से, और मिलीभगत से टिप्पर में धक्का लगने से मौत होने की बात कही गई है, और जिससे कथित तौर पर दबा दिया गया है। कुछ महीने बाद श्री स्टोन के ठीक बगल में स्थित कृष्णा माइनिंग में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 7 मजदूरों की जान चली गई है। निर्भय चौधरी का आरोप है कि खदानों में तय मानक से कई गुना अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां प्रति खदान 50 से 100 किलोग्राम विस्फोटक की अनुमति है, वहीं 500 किलोग्राम तक विस्फोटक का उपयोग किया जा रहा है। इस अत्यधिक उपयोग से न केवल खदानों में आसपास व क्षेत्र दहल जाते हैं, बल्कि पर्यावरण भी गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहा है। और साथ ही प्रदूषण स्तर भी इतना अधिक है कि खनन क्षेत्र में जाना भी मुश्किल हो गया है। और साथ ही साथ ऐसे मामलों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि इसे खनन स्थलों पर आयोजित की जानी चाहिए। बाकी मजदूरों और संबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों की सीधी जानकारी मिल सके। रॉबर्ट्सगंज में हुए ऐसे ही एक आयोजन का खर्च क्रेश एसोसिएशन ने उठाया था। मेरा नाम निर्भय चौधरी है, मैं प्रकृति संरक्षण के लिए काम करता हूं। आपने अभी कुछ खदानों को लेकर शिकायत की है? जी, हमने 4-5 खदानों को लेकर शिकायत किया है जो मानक के विपरीत काम हो रहे हैं। किस हिसाब से मानक के विपरीत आप तय कर रहे हैं? महोदय, पहली चीज़ तो मानक इनका विस्फोटक का तय कर लीजिए। जिस हिसाब से विस्फोटक के तय करते हैं, विस्फोटक के हिसाब से मानक तय किया जाता है। मुख्य खनन का मुद्दा विस्फोटक है, तो ये अत्यधिक मात्रा में विस्फोटक यूज करते हैं, जिससे पूरी खदानों की श्रृंखला दहल जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रहे हैं। एक खदान में मिनिमम जैसे मान लीजिए 300 होल करना है जी, तो कितना ज़्यादा होल हो रहा है? महोदय, एक खदानों में तो ये लोग 10-10 कंप्रेसर 24 घंटे चलाते हैं, तो इनका तो नियम नहीं है कि 1000 होल कर दे रहे हैं कि 500 होल कर रहे हैं। जैसा कि माइनिंग मैनेजर होते हैं जी, उसको देखने के लिए अगर आप प्रतिदिन माइनिंग मेट और माइनिंग मैनेजर या ब्लास्टर का जांच करवा लिया जाए तो जितना केजी इनका मानक है विस्फोटक का, उससे 4 विस्फोटक इनके कागज पे तय है, लिखा गया है, वो प्रत्यक्ष देखा जाता है। के साथ माइनिंग मेट और माइनिंग मैनेजर भी दोषी होंगे? नियम से तो अगर विस्फोटक तय ब्लास्टर के हिसाब से ब्लास्टर पे या फिर फोरमैन पे जारी होता है तो ये भी जिम्मेदार हैं उतना। कितनी दूरी से ये ब्लास्ट का सामान आता है और क्या वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से क्या सरकारी है? ब्लास्टिंग का सामान तो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे सभी सप्लायर का जो ब्लास्टर का है पूरा कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूरी। तो खदान माइनिंग के जो मेट माइनिंग और माइनर मैनेजर होते हैं जी, उनके वो लिखित आदेश पे ही वो ब्लास्टिंग का सामान मिलता है? माननीय डीजीएमएस का महोदय जब आते हैं तो माइनिंग मेट और माइनिंग मैनेजर ब्लास्टर का ही कागज चेक करते हैं, वो तो उनके हिसाब से सब खदानें संचालित होती हैं। में जो ब्लास्ट उपयोग हो रहा है तो इसका सीधा दोषी तो माइनिंग मेट होंगे? दोषी इसमें माइनिंग मेट माइनिंग मैनेजर के साथ इसमें अधिकारी भी हैं डीजीएमएस के, जो आते हैं और देख के उसको आंख मूंद के चले जाते हैं। खान सप्ताह सुरक्षा सप्ताह का आयोजन
शिकायत पे लिखा जाता है कि खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हमेशा होता है, लेकिन अगर खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होता है तो ये लग्जरी होटलों में होता है। खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन लग्जरी होटलों में जब होगा तो आए दिन खदान में दुर्घटनाएं होंगी। पब्लिक के बीच में ऐसा मीटिंग कुछ नहीं होता है? कभी हमारे पास वीडियो उपलब्ध है। अभी कुछ दिन पहले खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हुआ था जो रॉबर्ट्सगंज स्थित बैंक्वेट हॉल में हुआ था। वो तो लग्जरी हॉल है। लग्जरी हॉल है, वहाँ का खर्चा क्रेशर एसोसिएशन के लोग वहन करते हैं। यहाँ खदान में उनका मीटिंग ही नहीं होने दिया जाता, जिससे प्रथम दृष्टया देखा जाए तो मीटिंग खनन स्थल पे होना चाहिए, जिससे मजदूरों को, वहाँ के मेटों को, माइनिंग मैनेजर को और टीपर या फिर जो पोकलेन संचालक हैं उनको मिलना चाहिए, जिससे वो सेफ्टी अपना जाने कि सेफ्टी होता क्या है। तो क्या मजदूरों ने आपसे क्या शिकायत किया है? मजदूर क्या, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं कि यहाँ कोई मानक है ये नहीं है। अगर श्री स्टोन का है, बालाजी का है, राजेश केसरी का है, एक लक्ष्मण है डाला में पड़ते हैं। दिल्ली मारकुंडी में हादसा होने के बाद कई प्रशासन यहाँ आई, जांच की, सब चीज हुआ। दिल्ली मारकुंडी में अभी कुछ हफ्ते पहले कृष्णा माइनिंग में एक हादसा हुआ था जो बहुत ही दुखद था। उसमें काफ़ी मजदूर, जिसमें 7 मजदूर मारे गए। पूरा जिला और पूरा उत्तर प्रदेश देखा इसको। तो क्या सभी खदानों की जांच की बात हुई थी कि जो डेंजर जोन में खदान है उन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, 22 लगाया जाएगा? मैं माननीय डीजीएमएस महोदय से पूछना चाहता हूं, जिस खदान पे 22/3 लगा हुआ है वो खदान कैसे चलती हैं? उनको तो सुरक्षा की दृष्टि से रोक दी जानी चाहिए। 22 का मतलब कई लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि 22 में यथास्थिति बरकरार रखने की और खदान को सही करने का नियम होता है, जबकि लोगों के बीच यह भ्रम है कि खदान पूरी तरीके से बंद है। नहीं, 22 का अर्थ वो नहीं है कि खदान पूरी तरीके से बंद है। 22 का अर्थ होता है कि जिस जगह पे खतरा वाला खदान है उस चीज़ को बंद कर दिया जाए, उस जगह को बंद कर दिया जाए। तो इस क्षेत्र में तो खतरे की 60% खदानें हैं जो मानक के हिसाब से, जैसे देखा जाए बेंच बना के निर्माण कर निकालना, तो बेंच है ये नहीं, ये खतरों का कुआं बना दिए हैं। बेंच के हिसाब से कोई काम करता नहीं है, तो ऑलरेडी वो डेंजर जोन में है। क्या छोटी खदानें होने की वजह से बेंच बनाने में दिक्कत आती है या खदान मालिक? नहीं, खदानें तो छोटी छोटी हैं, जिससे बेंच बनाने में दिक्कत आएगी। तो जब बेंच बनाने में दिक्कत आएगी तो उस खदान को पट्टा दिया ही नहीं जाना चाहिए नियम से। तो डीजीएमएस पे आपको पूरा भरोसा है कि जांच होगी? नहीं, डीजीएमएस हम पे कोई भरोसा नहीं है। डीजीएमएस के अधिकारी आते हैं, हमने हमारी शिकायत पे आए भी और 22 भी लगाए। श्री स्टोन पे 22 लगा, उसके 10 दिन बाद एक मजदूर मरा वहाँ पे, जिसको दुर्घटना का रूप देके टिपर से धक्का दिखा दिए ये लोग और उसको दबा दिया गया। वहीं कुछ महीनों बाद उसी जस्ट बगल में कृष्णा माइनिंग है, उस पे पूरा जिला, पूरा प्रशासन के अधिकारी देखे, 7 मजदूर दब के मर गए। क्या वजह है कि मजदूर आगे नहीं आते इस मामले को? मजदूर को इतना धमका दिया जाता है, शिकायतकर्ता को इतना धमका दिया जाता है कि वो अपना जान बचाएं कि वो शिकायत करें। जो शिकायत करता है उसको भी धमकाया जाता है कि आपको जान से मरवा दिया जाएगा या आप पे मुकदमा लगवा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इस डर से मजदूर तो बेचारे नहीं आ पाते हैं। क्या आपको भी कोई धमकी मिला? जी, हमें भी धमकियां मिली हैं। हम जल्दी ही पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को या जाके उपलब्ध कराएंगे, जानकारी इसका देंगे। अगर अभी भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं होगा तो अगला कदम? मेरी अगर शिकायत पे कार्रवाई नहीं होता है तो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करूँगा। माननीय डीजीएमएस के अधिकारियों के खिलाफ भी याचिका दाखिल करूंगा कि आए दिन जो मजदूर मर रहे हैं इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो खनन बहुत ज़रूरी है, लेकिन खनन जरूरी है इसका मतलब ये नहीं कि मजदूर उसमें मारे जाएं। मजदूर, और दूसरी चीज़ महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ प्रदूषण की इतनी समस्या है। जैसे विस्फोटक मानक के हिसाब से एक खदान में होना चाहिए, उस हिसाब से विस्फोटक जैसे एक खदान में 100 kg या 50 kg तय है, तो विस्फोटक उसमें 400 kg लिया जा रहा है, जो डीजीएमएस महोदय के वो कागज़ में देखा जा सकता है, ब्लास्टरों पे, फोरमैन पे देखा जा सकता है। तो अगर मानक के हिसाब से विस्फोटक यूज नहीं होगा तो जब ज़्यादा यूज होगा तो पूरी खदान दहल ही जाएगी। उसी की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। डाला क्षेत्र में किसी भी मकान का देख लिया जाए तो वो पूरा जर्जर हो चुके हैं, मतलब वो भी कभी भी दब सकते हैं बेचारे, उनकी भी मौत कभी भी हो सकती है। जी, तो इस पर क्या आधिकारिक संज्ञान नहीं है?
अधिकारी तो कभी संज्ञान में लेते ही नहीं। अधिकारी शिकायत में यही लगाएंगे, खान अधिकारी के लोग भी आएंगे, खान अधिकारी महोदय खुद आते हैं, खान निरीक्षक महोदय मनोज पाल जी हैं, वो भी आते हैं, तो वो बस लिख देंगे सीसीटीवी सही था और खनन कार्य सही पाया गया। जबकि नियम से देखा जाए तो खनन कार्य सही कहीं है या नहीं है। 60% खदानें सही हैं जी। खबर सीतापुर से है, जहां गन्ना किसान में मिल कर्मचारियों की रंगबाजी। आपको बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड ने गन्ना किसान पर तानी, बंदूक गार्ड द्वारा बंदूक ताने जाने पर भड़के किसान। चीनी मिल गेट पर किसानों ने जमकर काटा हंगामा। किसानों का गुस्सा देख मिल कर्मियों ने गार्ड को गेट के अंदर खींचकर किया सेफ। आपको बता दें, लाइन में गन्ने की गाड़ी लगाने पर हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस किसानों को शांत कराने में जुटी। जनपद के हरगांव थाना अवध शुगर मिल के गेट का है पूरा मामला। खबर उन्नाव से है, जहां धूमधाम से आई बारात, लेकिन जयमाल के बाद दूल्हा फरार। आपको बता दें, जयमाला की रस्म के बाद दुल्हन प्रेमी से हुई फरार। आपको बता दें कि कल सुबह भवरी के रस्म के लिए जब परिजन लेने पहुंचे, दुल्हन वहां पर गायब थी। आपको बता दें, दुल्हन गांव की ही रहने वाले प्रेमी के साथ भाग गई है। परिजनों ने पूर्वा कोतवाली में दिया शिकायती पत्र। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र का मामला। खबर महोबा से है, जहां महोबा में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए हैं। घटना तब हुई जब पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गए थे। परिजन जब कार्यक्रम से वापस लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। वारदात चैर कोतवाली क्षेत्र के सत्तीपुर मोहल्ले का है, जहां पर रहने वाले प्रदीप कुमार के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि चोरों ने घर में रखे 2 सोने के हार, 1 जोड़ी झुमकी, सोने की जंजीर सहित करीब 8 तोला सोना और लगभग 1 किलो चांदी के आभूषण चोरी किए हैं, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि वारदात इतनी सफाई से अंजाम दिया गया है कि आसपास के लोगों को किसी तरह की भनक तक नहीं लग पाई है। परिवार ने घटना की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। चोरी की इस घटना से स्थानीय मोहल्ले में दहशत का माहौल व्याप्त है और लोग चोरों को इस वारदात से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि पीड़ित प्रदीप कुमार और उनके परिवार ने प्रशासन से जल्द चोरी की गिरफ्तारी और चोरी किए गए सामान की बरामदगी की मांग की है। तो वहीं कोतवाली पुलिस का कहना है कि टीम सुरागों पर काम कर रही है और वारदात जल्द खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। मोहल्ले के निवासियों ने गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम करने की मांग उठाई है। चोरी की इस वारदात ने एक बार फिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। 2 घंटे में हमारे घर में चोरी हुई है और लगभग 10 से 11 लाख रुपए का सामान गया। इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस गई है, रात में रही है 12-1 बजे तक। अब वो अपनी जैसी भी कार्रवाई करे, एप्लीकेशन दे रहे हैं। क्या क्या सामान गया? 2 ठो हार थे, झुमकी थे और जंजीर थी, कुछ चांदी के सिक्के थे। चांदी का सामान था करीब 1 किलो और लगभग 7-8 तोला सोना का नोट। तो आप लोग FIR करी आप लोगों ने? जी वही कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला? वो कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां खेत में 6 वर्षीय बालक का मिला शव। गायब बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। बीती रात बगल में एक कार्यक्रम में गया था। सूचना पर एसपी दीपक भूकर घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी ने टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। अंतु थाना के चौबेपुर गांव का मामला। खबर कानपुर से है, जहां पूर्व पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार गौतम वार्ड 11 और 26 SIR फॉर्म BLO के साथ बैठक भरते हुए। आपको बता दें कि कानपुर में महाराजपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पटेल नगर प्रथम, पटेल नगर द्वितीय में BLO के साथ बैठक कर अपने अपने क्षेत्र के बूथ के SIR फॉर्म भरवा कर जमा किए हैं। वीरेंद्र कुमार गौतम ने, आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष BSP, पूर्व पार्षद प्रत्याशी BSP वार्ड नंबर 11 सफीपुर लाल बंगला और वार्ड नंबर 2 26 गांधी ग्राम कानपुर नगर।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।